हाँ जी, गुड इवनिंग। आपने शायद मिस्टर अशनीर ग्रोवर के बारे में सुना होगा। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं और मोस्टली गलत चीज़ों के लिए। अभी इन्होंने क्या ऐसा बोला है कि इनकी डिस्कशन हमें आज की वीडियो के अंदर करनी पड़ रही है। इन्होंने टैक्सेशन के बारे में कुछ ना कुछ रैडिकल चीज़ें बोली हैं सरकार को, दैट इनकम टैक्स में सरकार को ये करना चाहिए। मैं सरकार में होता तो मैं ये करता, जीएसटी में ये करता। इनको पता नहीं बेवकूफ़ों को क्यों नहीं समझ आ रहा कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, सरकार को ऐसे चलाना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग व्हाई इट मेक्स नो सेंस। इन्होंने जो भी सजेशंस दिए हैं क्यों बिल्कुल ही बेकार हैं, कहीं से भी सेंस नहीं बनाते और इनको कभी भी इंप्लीमेंट नहीं करा जाना चाहिए। मेरे हिसाब से करे भी नहीं जाएंगे, और अगर गलती से कर लिए जाएं तो क्या दिक्कत हो सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इन्होंने बोला क्या है, सुनिए। बिजनेसमैन सरकार को गाली दे रहा है, सरकार उसको चोर बोल रही है, ठीक है। और देश चला बिजनेसमैन ही रहा है। मेरा व्यू सिंपल है इसमें, भाई साहब 20% टैक्स लो, 5% जीएसटी लो, सिंपल, कोई स्लैब नहीं, कोई फलाना नहीं, कोई 7 लाख नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं। वो फालतू की सीए की नौकरियां आपने जस्टिफाई कर रखी हैं, कुछ नहीं होता भाई। तुम सिंपल बोल दो जी आपकी जितनी इनकम है उसमें 20% टैक्स लगेगा। आप कॉर्पोरेट हो, एलएलसी हो, एसईजेड में हो, इंडिविजुअल हो, 60 साल की उम्र के ऊपर हो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा भाई। 20% टैक्स है, फ्लैट है, हिसाब लगा ले अपना, कितने अंदर आए, कितने बाहर गए, कितने बचे, 20% देना है, ठीक है। एंड दैट शुड बी इट, राइट। लाइक इंडिया, बट द सरकारी बाबू सिटिंग हैव अ वेरी डिफरेंट व्यू। उनको ये है, मेरे को ना 2 करोड़ हिंदुस्तानी मिले, इनको इनसे निकाल लो साला सब कुछ, ठीक है। मतलब ये साला मर कैसे नहीं रहा अभी तक है। तो वो वहीं पे टैक्स रेट बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। यार तू बेस बढ़ा ना। जब तुम बोलोगे, एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करके चीज होती है इकोनॉमिक्स में। आपने जब 20% टैक्स रेट कर दिया, जो 10 बंदे बोल रहे थे भाई मैं तो पैन भी नहीं बनवाऊंगा, है ऐसे लोग यहाँ पे जो आपसे बढ़िया लाइफ स्टाइल है, पैन भी नहीं है उनके पास, ठीक है। बोल रहे पकड़ ले जो पकड़ सकता है तो, ठीक है। जो बोल रहा है मैं पैन भी नहीं बनवाऊंगा, वो भी बोलेगा ठीक है यार 20 रुपए के लिए मैं क्यों चोरी करूंगा। बस इलास्टिसिटी ऑफ चोरी भी है उसमें, फैक्ट है। आप एक बिजनेसमैन को बैठ के बोल दो, किसी को दारू पिला दो, बिजनेसमैन को बोल दो यार तुम्हें कोई बात बता, 40% टैक्स करता है तू चोरी करता है, हाँ जी करता है। 20% टैक्स कटेगा तू चोरी करेगा, बोले सवाल ही नहीं उठता। क्यों? मैं 20% ही तो देना है। इन सरकारी बाबुओं के मुंह कौन लगेगा वो बचाने के लिए? 20% दे दूंगा, ठीक है। सो आपको लग रहा है कि हमने टैक्स रेट 40 से 20 करा तो आपका टैक्स कलेक्शन आधा हो जाएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपने वो आधा, ये टैक्स रेट आधा करना ना, आपका टैक्स कलेक्शन डबल होने वाला है। अब इतनी सी सिंपल इकोनॉमिक्स यार कोई 40 साल का लड़का क्यों समझा रहा है आपको? आपको समझ होनी चाहिए खुद। वीडियो देख लिया आपने। अब यहाँ पे जो भी प्रपोज करा गया है वो क्यों गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, इन्होंने दोनों चीज़ों के बारे में बोला है, इनकम टैक्स के बारे में भी बोला है, जीएसटी के बारे में भी बोला है, दोनों के बारे में बात करेंगे। इनकम टैक्स में इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है दैट आज के टाइम पे इतने ज़्यादा रेट पे लोगों को टैक्स करा जाता है तो वो इवेजन करते हैं, जो भी उनको इनकम टैक्स पे करना चाहिए नहीं पे करते हैं, परेशान हैं सरकार से। सरकार को क्या करना चाहिए? तो बाबा रणछोड़ दास कहते हैं हमारे, रेट को कर दिया जाए 20%, इनकम को इग्नोर करा जाए। कम कमा रहे हो, ज़्यादा कमा रहे हो, आपको क्या करना चाहिए? रेट फिक्स रखना चाहिए, फ्लैट रखना चाहिए। उससे होगा क्या? लोगों को इतने छोटे रेट पे टैक्सेस पे करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, लोग भी खुश हो जाएंगे। और मैं आपको लिख के देता हूँ, ये उन्होंने बोला है, मैं आपको लिख के देता हूँ, आपकी जो कलेक्शन है वो भी डबल हो जाएगी। यानी कि आज आप जो भी कर रहे हैं वो करके अगर आप इनकम टैक्सेस से 10 लाख करोड़ कमा रहे हैं, तो मैं जो भी बोलता हूँ वो अगर आप करने लग जाएंगे तो 20 लाख करोड़ कमाने लग जाएंगे। लोग भी खुश, सरकार भी खुश। क्या बढ़िया सिचुएशन है। अभी जो भी बोला गया है ये हवाई बातें हैं, ये क्यों प्रैक्टिकली नहीं हो सकता मैं आपको बताता हूँ, समझिए। एक केस स्टडी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, वो देख के आपको आइडिया लग जाएगा क्यों ये जो भी प्रपोज करा गया है इम्प्रैक्टिकल है। ए है यहाँ पे और बी है, ये बहुत ही ज़्यादा कमाते हैं, ये कंपैरेटिवली बहुत ही कम कमाते हैं। बी के बारे में बात करी जा रही है। तो ए अगर आप देखेंगे, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखा रखा है, एनुअल इनकम यानी कि टैक्सेबल रेवेन्यूज इनके जो भी होते हैं, जो भी इनके हाथ में टैक्सेबल हो जाता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, माइनस जो भी खर्चे अलाउ करे जाते हैं, अगेन ये वाले एक्ट के अंदर। तो रेवेन्यू में से खर्चों को माइनस करने के बाद एनुअल इनकम इनके हाथ में कितने की निकल के आ जाती है वो आपको बताई गई है। कितने की है? 1000 करोड़ की मान के चलिए। इनको इनकम टैक्सेस में आज के टाइम पे कितना पे करना पड़ता है वो नहीं जो प्रपोज करा गया है। प्रपोजल के बारे में बात करेंगे, आज के टाइम पे क्या होता है वो देखिए। तो आपको पता होगा, अगर आपने रेट्स ऑफ टैक्सेस वाला चैप्टर कंप्लीट कर रखा है तो वहाँ पे मैंने आपको रेट के बारे में बताया था। आज के टाइम पे अगर आप 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा रहे होते हैं
तो आपके ऊपर हाईएस्ट टैक्सेशन का रेट आ जाता है इंडिविजुअल का, सरचार्ज का रेट भी हाईएस्ट आ जाता है, सेस भी आ जाता है। सब कुछ मिला के मोटे मोटे तौर पे आप कह सकते हैं ये इफेक्टिव रेट पे आपकी इनकम को टैक्स करा जाता है। तो इनकम अगर आपकी इतने की है, एक ही इनकम, तो इनकम टैक्स इनसे कितने का लिया गया होगा? अगेन मोटे मोटे तौर पे बात करी जाए तो 400 करोड़ रुपए का लिया गया होगा। ठीक है, इन्होंने इतना कमाया, इतना टैक्सेस में पे करा, बचा कितना? 600 करोड़। अब वहाँ से कुछ ना कुछ खर्चे इनकर करेंगे, तो इनके पर्सनल एक्सपेंडिचर जो भी निकल के आते हैं वो इनकर करने के टाइम पे कोई भी गुड खरीदेंगे, कोई भी सर्विसेज अवेल करेंगे, तो वहाँ पे भी एक टैक्स पे करेंगे। कौन सा? जीएसटी पे करने वाले। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आप ये इनकर करने के टाइम पे कर रहे होंगे। ये कमाने के बाद आपने पे करा डायरेक्ट टैक्स जो भी निकल के आता है, और ये खर्चे इनकर करने के टाइम पे ये भी पे कर रहे होंगे। तो ये खर्चे आपके जीएसटी इंक्लूड करके टोटल खर्चा मान के चलिए इनका कितने का निकल के आता है? 100 करोड़ का निकल के आता है, यानी कि इनकम का 10%। तो ये इन्होंने इनकर कर दिया। अब सब कुछ करने के बाद, ये माइनस करने के बाद, ये माइनस करने के बाद, रेवेन्यू में से, इनकम में से अगर इन दोनों को माइनस करा जाता है तो कितना अभी भी इनके हाथ में बच जाएगा? ये 495 करोड़ नहीं होने वाला। ये मैंने कोई और एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करा था, उसको थोड़ा चेंज करा गया। तो यहाँ पे आएगा आपका 500 एंड यहाँ पे आएगा 24K। तो 1000 करोड़ कमाए, 400 आपने यहाँ पे कर दिए, 100 आपने यहाँ पे कर दिए, बचेंगे कितने? 500 करोड़ रुपए अभी भी आपके हाथ में बच जाएंगे। बात करिए बी की, ये कम कमाते हैं कंपैरेटिवली। कितना कमा रहे हैं? 10K पर मंथ। तो 10K पर मंथ कमा रहे होंगे, पूरे साल में कितना कमा रहे होंगे? 1.2 लाख। इनकम टैक्सेस में इनसे कितने की कलेक्शन करी जाएगी? कुछ भी नहीं करी जाएगी। क्यों? टेक्निकल रीजन के बारे में बात करेंगे। तो इनकी इनकम जो भी निकल के आती है दैट इज विद इन द BEL। ये क्या है? बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। मैंने आपको बताया था मिनिमम 2.5 लाख की होती है, कभी 3 लाख की, कभी 5 लाख की, एंड डिडक्शन और बाकी सारी चीज़ों को फैक्टर इन करा जाएगा। तो काफ़ी केसेस में 10-10 लाख रुपए तक की इनकम तक आपको कुछ भी नहीं पे करना पड़ता। तो आप कम कमा रहे हैं, करोड़ों में नहीं कमा रहे, आपको कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा। इनको इनकम का 40% पे करना पड़ रहा था, इनको कुछ भी नहीं पे करना पड़ रहा। देख के लगता है कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, इस इंसान के साथ कितना गलत करा जा रहा है। ये क्यों गलत नहीं है और ऐसा ही होना चाहिए, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो इनकम टैक्सेस में इनसे कुछ भी नहीं लिया जाता। खर्चों के बारे में बात करेंगे तो क्या ये टैक्सेस पे कर रहे होंगे? हाँ, टैक्सेस ये भी पे कर रहे होंगे, इनकम टैक्स कुछ नहीं दे रहे होंगे। लेकिन कंजम्पशन करने के लिए मार्केट में जब भी जाएंगे, जो भी खर्चे इनकर करेंगे, खाने पीने का कुछ खरीदेंगे, कोई सर्विसेज अवेल करेंगे, बाल कटवाएंगे बाहर जाके वगैरह वगैरह, तो जीएसटी ये भी पे कर रहे होंगे, इनकी तरह ही, एक ही तरह। तो बी ने भी जो भी खर्चे इनकर करे होंगे, मान के चलिए 10K पर मंथ ये कमा रहे थे, और फैमिली के जो भी खर्चे निकल के आते हैं, खाना पीना, एजुकेशन, रेंट वगैरह वगैरह, वो इनकर करके 8K पर मंथ पे करने लग जाते हैं, यानी कि पूरे साल में इतने का खर्चा कर देते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, इनको अपनी इनकम का सिर्फ 10% इतना इनकर करके कितना खतरनाक लाइफस्टाइल जीने को मिल रहा है। और इस इंसान के बारे में बात करिए, अपनी इनकम का 80% इतना खर्चा करने के बावजूद ये इंसान बेरली सर्वाइव कर पा रहा होगा। खैर, इतना कमाया, इतना खर्चा इनकर करा, इनकम टैक्सेस में कुछ भी नहीं लिया गया, सेविंग्स आपकी कितने की निकल के आ जाती है? 24K इतने की निकल के आ जाती है। अब यहाँ पे कमिंग बैक टू द पॉइंट जहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा रेट लगाया जा रहा है और इस पर कुछ भी नहीं लगाया जा रहा। तो ये आपको ऐसे दिखाया जाता है कि इसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, इसके लिए इनकम कमाना जुर्म हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए। अगर इस इंसान को बोला जाता है 1000 में से 400 आपको सरकार को देने पड़ेंगे, क्यों बोला जा रहा है? सरकार को पूरी की पूरी कंट्री के लिए बहुत सारे खर्चे इनकर करने पड़ते हैं, जैसे कि आपके लिए रोड्स बनानी है, हॉस्पिटल्स आपके लिए बनाने हैं, स्कूल्स आपके लिए बनाने हैं, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, आपको नेवी, आर्मी, मिलिट्री, पुलिस वगैरह वगैरह ये सारी प्रोटेक्ट करनी है, उनका खर्चा निकालना है। बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें निकल के आती हैं, वो आपको प्रोवाइड करवानी है, देश को संभालना है, फॉरेन फोर्सेज उनसे बचाना है। तो ये सारे जो भी खर्चे निकल के आते हैं उसके लिए किसी को तो कॉन्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। और प्रैक्टिकली भी सोच के देखिए, अगर इक्वालिटी के नाम पे आपने ये कर दिया, तुम भी 20% पे करोगे, तुम भी 20% पे करोगे जो भी कमा रहे हो उसका, तो इसके लिए क्या होने वाला है? ये तो बड़ा खुश हो जाएगा। अभी इसको कितना पे करना पड़ रहा है? 400 पे करना पड़ रहा है, 400 करोड़, जिसके पास 600 करोड़ रुपए बचे हैं इसके पास। बाद में कितना पे करना पड़ेगा? अगर ये 20% वाला जो भी प्रपोजल है उसको इंप्लीमेंट करा जाता है, 200 ही पे करना पड़ेगा, यानी कि इसके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम 200 करोड़ से इंक्रीज हो जाएगी। इसके बारे में बात करिए। ये अभी कुछ भी नहीं पे कर रहा, लेकिन अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाता है कि तुम्हें भी इनकम का 20% यहाँ पे करना पड़ेगा, तो इनको यहाँ पे कितना पे करना पड़ेगा? 24K। क्या इनके पास है इतना पे करने के लिए? नहीं, ये आपको दिख रहा है सेविंग की तरह, लेकिन इवेंचुअली कल को जाके कोई बीमारी हो जाती है, वहाँ पे इलाज करने के टाइम पे, या फिर बच्चों की शादी करवाने के टाइम पे, एजुकेशन, हायर एजुकेशन वो कंप्लीट करवाने के टाइम पे, एक बार में छोटी मोटी सेविंग जो भी आपको दिख रही है वो निकल जाती है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट ये छोटा मोटा अमाउंट जो भी बचा पा रहा है वो बचा पाए। अगर नहीं बचा पाएगा, यहाँ पे 24K इसको पे करने के लिए बोल दिए गए कि इनकम टैक्सेस में आप कॉन्ट्रीब्यूशन करिए, तो इसके लिए दिक्कत क्या हो जाएगी? इसकी लाइफ पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? असेस करिए। ये आज के टाइम पे खाना पीना जितना भी खा पा रहा है, अगर अपनी फैमिली को फीड कर पा रहा है 3 टाइम,
नहीं कर पाएगा। इसको खाने पीने पे कट डाउन करना पड़ेगा। हॉस्पिटलाइजेशन उसको कहीं ना कहीं अवॉइड करना पड़ेगा। बीमारी हो रही है, चलते रहने दो, इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है। बच्चों की पढ़ाई है, नहीं करवा सकता। ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है, उन पर कट डाउन करना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इसके ऊपर इनकम टैक्स का बर्डन नहीं डालते, ये प्रोबेबली ये वाले खर्चे मीट कर पाएगा। वैसे ही इसको दिक्कत आ रही होगी, वो दिक्कतें अलग से होंगी। सरकार की तरफ से इनकम टैक्स के नाम पे कोई भी बर्डन इस इंसान के ऊपर नहीं होने वाला। और ए को आप 200 करोड़ की जगह 400 करोड़ अगर पे करने के लिए बोलेंगे भी, इनकी लाइफ पे क्या इंपैक्ट आने वाला है? ये प्रोबेबली अगर इनके ऊपर इनकम टैक्सेस नहीं लगाए जाते तो 1000 करोड़ कमा के जेट में ट्रैवल कर रहे होते, खुद का जेट होता। अब इनको 400 करोड़ रुपए यहाँ पे टैक्सेस में देने पड़ रहे हैं, तो जेट में शायद ट्रैवल नहीं करेंगे। ये प्रोबेबली कोई ना कोई बढ़िया एयरलाइन की फर्स्ट क्लास टिकट लेके या बिजनेस क्लास टिकट लेके वैसे ट्रैवल कर रहे होंगे। तो इनकी लग्जरी जो है, वो लग्जरी का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इस इंसान को टैक्स करने के बारे में बात करेंगे, इसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये ना उस पोजीशन पे बैठ के जहाँ पे आप ठीक ठाक कमा रहे होते हैं, ये बोलना बहुत आसान होता है कि इनकम जो भी लोग कमा रहे हैं उनको इतना बर्डन क्यों करा जाता है। सबसे फ्लैट इतना ले लो, ज़्यादा बेटर कलेक्शन हो जाएगी। इतना देने में तो किसी को भी दिक्कत नहीं होने वाली। दिक्कत होने वाली है, काफ़ी लोग जेन्युइनली कम कमा रहे होते हैं और उनको ये जो स्लैब रेट आपका निकल के आता है उससे बेनिफिट होता है। आप रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन होता है। क्या हमारे इनकम टैक्स लॉ के अंदर कोई भी फ्लॉ नहीं है? बहुत सारे फ्लॉ हैं। मैं भी इस पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया था, एग्रीकल्चरल इनकम आज के टाइम पे पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। उस एग्जेम्पशन को काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ करा जाता है। वो नहीं होना चाहिए। वहाँ पे कैपिंग होनी चाहिए कि एग्रीकल्चरल इनकम आपकी है, एग्जेम्प्ट करी जाएगी, लेकिन पर एनम 10 करोड़ से ज़्यादा की नहीं करी जाएगी, 5 करोड़ से ज़्यादा की नहीं करी जाएगी। कोई ना कोई कैपिंग होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप फार्मर है, आप 500 करोड़ रुपए साल के कमा रहे हैं, तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। तो चेंजेस प्रपोज करना अलग बात होती है, लेकिन आउटराइट ये बोल देना कि नहीं, ये जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, 40% का रेट होना ही नहीं चाहिए, फ्लैट कर दो, 20 कर दो, इनकम को इग्नोर करो, बिना सर पैर की बातें हैं, जहाँ पे आप सोच भी नहीं रहे कि अगर इनकम को इग्नोर करने लग जाते हैं तो द वेरी फैब्रिक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जहाँ पे प्रोग्रेसिव होते हैं, आप उसी को कहीं ना कहीं टैम्पर कर देंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि इनकम को इग्नोर करके एक रेट लगा देना, 20% का रेट लगा देना, ये क्यों सही नहीं होगा वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। इन्होंने ये भी बोला आज के टाइम पे ये रेट है तो लोग इवेजन कर रहे हैं, इतना छोटा रेट हो जाएगा तो लोग इवेजन नहीं करने वाले हैं। क्या ये सच्चाई है? नहीं, यहाँ पे भी सच्चाई नहीं है। आप यहाँ पे मियरली एज्यूम कर रहे हैं दैट कोई भी इवेजन नहीं होने वाली अगर रेट कम हो जाता है तो। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। इतना रेट दिख रहा है आपको तो आप ये देख के बोलते हैं कि ये रेट है ना, इसलिए मैं इवेजन कर रहा हूँ। अगर ये रेट होता तो नहीं करता। जब ये रेट हो जाएगा ना, तब आप इस रेट को देख के बोलेंगे इतना हाई रेट है इसलिए मैं इवेजन कर रहा हूँ, इतना रेट हो जाएगा तो मैं इवेजन नहीं करता। ये 10 हो जाएगा तो आप ये रेट पे भी इवेजन करेंगे और ये रेट देख के बोलेंगे कि ये होता तो मैं नहीं करता। आपको ह्यूमन माइंडसेट को समझना पड़ेगा। उसको जहाँ पे मौका मिलेगा और मौके के साथ लालच या मजबूरी ये कंबाइन हो जाती है, इवेजन होके रहेगी। अगर मैं आज के टाइम पे आपको बताता हूँ साल के 10 करोड़ रुपए कमा जाता हूँ और मुझे दिखता है कि मेरे पास मौका है इवेजन का, मुझे कोई ना कोई तरीका पता चल जाता है कि ऐसे इवेजन करी जा सकती है, तो सरकार ने मान के चलिए 20% का रेट ये अप्लाई कर रखा है कि आपको 2 करोड़ रुपए पे करने पड़ेंगे। छोटा अमाउंट है नहीं, ये भी बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर मुझे मौका दिख जाता है, कोई प्रैक्टिकल तरीका दिख जाता है जहाँ पे मैं 2 करोड़ की जगह सिर्फ 50 लाख पे करूंगा और 1.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बचा जाऊंगा, आपको क्या लगता है मैं नहीं बचाऊंगा? मतलब मेरे बारे में बात मत करिए, मेरे बारे में तो आपको पता होगा मैं विजन नहीं करता। किसी और इंसान के बारे में बात करिए, क्या वो विजन नहीं करेगा? कर लेगा अगर उसके साथ मौके के साथ साथ उसको क्या दिख जाता है, उसके अंदर क्या है, लालच है या मजबूरी है, बहुत छोटी इनकम है। इस इंसान के बारे में बात करिए, ये इंसान मजबूर है। अब इस इंसान को अगर 1.2 लाख की इनकम पे बोला जाता है कि ये रेट पे आपको टैक्सेस देने ही पड़ेंगे, क्या ये भी इवेजन करने लग जाएगा? हाँ, क्यों? लालच है? नहीं, लालच नहीं है, मजबूरी है। वो सर्वाइव ही करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा अगर वो 24K पे करने लग जाता है तो खैर, इनका कॉम्बिनेशन ये हमेशा ही इवेजन लेके आ जाएगा। यू कैन नॉट ऑटोमेटिकली एज्यूम दैट रेट को 40 का अगर 20 कर दिया जाए तो आपकी कलेक्शन डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। क्यों? अगर ऐसा होता तो पॉलिटिकल पार्टीज या मल्टीपल कंट्रीज जो भी निकल के आती हैं, जो सारी की सारी यही कह रही हैं कि 40-50% के रेट पे जो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स निकल के आते हैं, HNIs जो भी निकल के आते हैं, इनको टैक्स करा जाएगा, इनकी वेल्थ पे, इनकी इनकम पे इतना ज़्यादा रेट लगाया जाएगा। इन पार्टीज को पागल कुत्ते ने काटा है कि ये रेट को अगर कम करके अपनी कलेक्शन को भी डबल कर पाएँ, तो ये नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं करेगी? आज के टाइम पे सोच के देखिए ना, कोई भी कैंपेनिंग जो भी करती है पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ पे जाके कोई भी ग्राउंड में ये ऐसी स्टेटमेंट दे दें दैट आपका जो भी रेट है वो भी हम आधा कर देंगे और आधा करने के साथ साथ हम कोई और टैक्सेस को इंक्रीज़ नहीं करेंगे। क्यों? ये आधा करके भी रेवेन्यू हमारा अच्छा खासा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये तो विन विन सिचुएशन है। आपको वोट भी मिलेंगे, लोग भी खुश हो जाएंगे एंड उसके साथ साथ आपकी जो कलेक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये क्यों नहीं कर रही पॉलिटिकल पार्टीज? क्यों नहीं कर रही कोई भी और कंट्री? मोस्ट कंट्रीज के अंदर आपको ये रेट देखने को मिलेगा। HNIs पे इतना ही रेट लगाया जाता है। तो ऐसा क्यों करा जा रहा है?
क्योंकि इनको हवा में बातें नहीं करनी, इनको प्रैक्टिकली सरकारों को चलाना है, देश को चलाना है। और रिटर्न के अंदर भी ये चीज़ मैंने आपको नोटिस करवाई थी। रिटर्न में आप देखेंगे इनकम कंप्यूट करने के लिए, टैक्सेबल अमाउंट जो भी निकल के आता है वो कंप्यूट करने के लिए अगर 5 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं तो ये 5 नहीं मांगते। कितनी मांगते हैं? 50 मांगते हैं। क्यों इतनी चीज़ें क्यों मांगी जा रही है जिनका कोई लेना देना है ही नहीं टैक्सेबल अमाउंट या फिर टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने से? ये इसलिए मांगी जाती हैं ताकि सरकार के पास क्या हो, स्टेटिस्टिक्स हो, और उन्हीं स्टैट्स को, उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके क्या करा जाता है, अगले साल के लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट करी जाती हैं कि आज के टाइम पे लोग कितने टाइप की इनकम कमा रहे हैं, कितना अमाउंट कमा रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, कहाँ पे खर्च इनकर कर रहे हैं, कहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ लोकेटेड है। ये सारे स्टार्ट्स को देख के फॉर्मुलेट करा जाता है जीएसटी के लिए क्या क्या रेट हमें रखने हैं आने वाले टाइम के अंदर, इनकम टैक्स में क्या क्या रेट रखने हैं, कहाँ पे डिडक्शन प्रोवाइड करनी है, कहाँ पे खर्चे प्रोवाइड करने हैं, क्यों करने हैं, वगैरह वगैरह। टीडीएस टास्क है, इतनी छोटी चीज़ नहीं है जितनी लोगों को लगती है। एंड देन बजट बनाया जाता है कि हमारे खर्चे, हमने प्रोजेक्ट करा है दैट हमें ये फ्लाईओवर बनाने हैं, ये काम करवाना है, वगैरह वगैरह, खर्चे इतने के होने चाहिए, और वो खर्चे मीट करने के लिए रेवेन्यू कहाँ कहाँ से रेस करा जाएगा, इनकम कहाँ कहाँ से आने वाली है, टैक्सेस से कितने की आएगी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वो कितना जनरेट करके देगी, वगैरह वगैरह। दिक्कत मैं रियलाइज़ करता हूँ दैट खर्चे जो भी प्रपोज करे जाते हैं, सरकार बताती है कि यहाँ पे हम खर्चे करने वाले हैं टैक्सेस कलेक्ट करके, वो वहाँ पे प्रोबेबली लोगों को ये भरोसा नहीं है कि उन्होंने जो भी पेमेंट करी है टैक्सेस की वो प्रॉपरली यूटिलाइज करी जा रही है उनके बेनिफिट के लिए। कहीं ना कहीं ये गैप है, ट्रांसपेरेंसी में कमी है, और सरकार को ये प्रूव करना पड़ेगा कि करप्शन नहीं हो रही, ये वाले पैसे को ढंग की जगह पे यूटिलाइज करा जा रहा है, तो लोग प्रोबेबली और खुश होकर देने लग जाएंगे, एविएशन और कम हो जाएगी। पर आउटराइटली ये अनसपोर्टेड क्लेम पब्लिक में जाके बोल देना दैट 40 का 20 कर दो, मैं लिख के देता हूँ डबल हो जाएगी, ऐसी बात मत करा करिए। मतलब आप मत करा करिए, उनको तो मैं नहीं बोल सकता, आप मत करा करिए, समझदार इंसान है आप, पढ़े लिखे इंसान हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट दिया करिए जिनको बैकअप कर पाएँ। ये मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी। अच्छा, उन्होंने एक और चीज़ बोली थी जीएसटी के बारे में, जाते जाते उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इन्होंने जीएसटी के बारे में बोला दैट आज के टाइम पे इतनी क्लासिफिकेशन है, इतने सारे एचएसएन रेट्स हैं, एसईसी कोड्स हैं, वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से बिजनेसमैन के लिए बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया है ये आइडेंटिफाई कर पाना कि उसके बिजनेस के अंदर क्या रेट लगता है, क्या नहीं लगता। क्या ये बात सही है? हाँ, सही बात है, लेकिन उसका भी सोल्यूशन ये कहीं से भी नहीं निकल के आता कि एक ही रेट लगा दिया जाए। उन्होंने बोला था वीडियो के अंदर 5% का सिंगल रेट लगा दिया जाए, नहीं, ये नहीं करा जाएगा। क्यों? एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था सेन गुड्स का। ये क्या होते हैं? सिगरेट के बारे में बात करिए, अल्कोहल के बारे में बात करिए, मार्केट में आटा जो भी रेट पे बिकता है, आटे के ऊपर आपका जो भी जीएसटी रेट लगाया जाता है, और अल्कोहल पे, सिगरेट पे जो भी रेट लगाया जाता है, दोनों सेम नहीं हो सकता। क्यों? आपको कहीं ना कहीं इस पर ज़्यादा लगाना ही होगा ताकि क्या हो, इसकी कंजम्पशन डिसइंसेंटिवाइज हो पाए, लोग ये कंज्यूम करने में कहीं ना कहीं ये फील करें, उनको पिंच हो कि भाई बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। मार्केट में जो भी मैन्युफैक्चरर है वो एक सिगरेट 2 रुपये में बेचने को तैयार है, अब इस पे टैक्सेस लगा लगा के इसके रेट को कहाँ पे पहुँचा देते हैं, 15, 16, 17 रुपये पे पहुँचा देते हैं। क्यों? आप चाहते हैं कि इसका रेट इंक्रीज हो, क्योंकि रेट बेसिक आपका इकोनॉमिक्स का फंडा है, हाई द प्राइस लो द डिमांड। तो वो डिमांड कम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, टैक्सेस लगा रहे हैं कि लोग या तो ये अमाउंट को देख के कंज्यूम ही ना करें सिगरेट को, या फिर अगर फिर भी कंज्यूम कर रहे हैं तो टैक्सेस में अच्छी खासी कलेक्शन हमारी हो जाए इन लोगों से जो कि ये गलत काम कर रहे हैं, ताकि वो कलेक्शन को यूज़ करके मार्केट की जो भी रिक्वायरमेंट निकल के आती है, कंट्री की जो भी रिक्वायरमेंट निकल के आती है, वो यहाँ से हम पूरी कर पाएँ। तो हर चीज़ पे एक रेट होना चाहिए? नहीं, ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग रेट होने चाहिए, लेकिन इतनी क्लासिफिकेशन जो आपने कर रखी है, हज़ारों क्लासिफिकेशन आपने निकाल रखी है, उतने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन को डेफिनेटली कम कर सकते हैं। प्रोबेबली मान के चलिए आज के टाइम पे अगर आप 15 क्लासिफिकेशन कर देते हैं कि ये 15 में ही कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट आएगा, सर्विस आएगी, एंड देन हर वो क्लासिफिकेशन के लिए ये रेट होने वाला है, ये भी अगर आप कर देते हैं ये भी बहुत होगा। तो जीएसटी में क्या उन्होंने बोला, इनकम टैक्स में उन्होंने क्या बोला, दोनों में मेरा टेक क्या निकल के आता है वो मैंने आपको बता दिया। आप अगर डिफर करते भी हैं कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जो भी बोलना चाहते हैं वो भी डिस्कस कर सकते हैं। एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, कोई भी कहीं पे भी कुछ भी बोलता है तो जस्ट बिकॉज उस इंसान के पास पैसा है या नॉलेज है, सीधा सुना मत करिए, असेस करा करिए, खुद सोचा करिए। आप भी नॉलेजेबल हैं, आपको टैक्सेस के बारे में पता है, और क्योंकि आपको पता है आपको खुद का दिमाग भी अप्लाई करना चाहिए। ये नहीं किसी ने भी कुछ भी बोल लिया, मान लिया, आगे बढ़ गए तालियां बजा के। सुनिए, क्रिटिकली असेस करिए, एंड देन कंट्रीब्यूट करने के बाद डिस्कशन में तब आगे बढ़िए। चलिए, अगली वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट।